प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जेनु कुरुबा एक आदिवासी जनजाति है जो कर्नाटक राज्य के मैसूर, चामराजनगर एवं कुर्ग जिलों में निवासित है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जेनु कुरुबा आदिवासी जनजाति की कुल जनसंख्या मात्र 23,597 है। इनकी भाषा को जेनु नूडी कहते हैं। यह द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आता है। ये पठारीय क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ की जलवायु सामान्य है। कम आर्द्रता, छितरे वन यानी कम घने वन और औसत वर्षा यहाँ की विशेषता है। जेनु कुरुबा आदिवासी जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना छोटी होती है। इनके सिर बड़े, नाक चौड़ी एवं चेहरा छोटा होता है। ये मांसाहारी हैं। इनका मुख्य भोजन रागी व चावल है। केकड़े ये लोग बड़े शौक से खाते हैं। केकड़ों को भूनकर व उसको पकाकर भी खाते हैं। जेनु का अर्थ है शहद। मधुमक्खी को छत्ते से उड़ाने के लिए ये आग और धुएं का प्रयोग करते हैं। बिना माचिस के आग उत्पन्न करने की विधि विस्मयकारी है। लकड़ी पर लकड़ी से घर्षण करके ये आग पैदा करते हैं। इनका पारंपरिक पेशा है शहद, जड़ी बूटियां एवं फल एकत्रित करके बेचना। ये लोग दीपावली के पश्चात ही वनों से तरह तरह के औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियां तथा फल बिक्री हेतु इकट्ठा करते हैं और ये लोग सांप के कांटे की दवाई भी बेचते हैं। ये आदिवासी जनजाति के लोग लक्ष्मण तीर्था नदी के किनारे बसते थे। इसी नदी का पानी पीते और यहीं वस्त्रादि धोते थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से प्रशासन ने इन्हें खेती योग्य भूमि प्रदान की है, जिसमें अब ये खेती करते हैं। ये लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में कुली का काम भी करते हैं। श्री पी के मिश्रा, सी.आर. राजलक्ष्मी और आई वर्गीस द्वारा लिखित पुस्तक नोमैड्स इन द मैसूर सिटी के अनुसार चिकम्मा, दोदम्मा, पतलम्मा आदि परिवारों के जेनु कुरुबा नवरात्रि, उगादि, महाशिवरात्रि, गौरी हब्बा व दीपावली आदि त्योहार मनाते हैं।
बुआ की बेटी, मामा की बेटी और बड़ी बहन की बेटी के साथ विवाह करने का यहाँ प्रचलन है। युवा विवाह का चलन अब इस आदिवासी जनजाति में भी प्रारंभ हो चुका है। जोड़ों का चयन बातचीत के द्वारा ही तय होता है। यहाँ की विवाहित स्त्रियां गले में लॉकेट व पांव में बिछुए पहनती हैं। वर एवं वधू के घर के आगे पत्तों से सुसज्जित पंडाल लगाए जाते हैं। अराली, डिंडाल, होंगी, बड़ एवं केले के पत्तों से पंडाल सजाए जाते हैं। पड़ोसी एवं रिश्तेदार पंडाल सजाने में मदद करते हैं। पंडाल के बम्बुओं को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। वधू के घर के आगे लगे पंडाल को ध्येय मंडप कहते हैं। किसी कुशल कारीगर की तरह यहाँ की औरतें तरह तरह के डिजाइनों में दहलीज के आगे रंगोली बनाती हैं। साथ ही दहलीज के अंदर जूते चप्पल ले जाने की मनाही होती है। कलश पूजन की यहाँ विशेष परंपरा है, जिस पर पान के पत्ते, नारियल, चावल, गुड़ एवं फल रखे जाते हैं। ये पूजा विवाह से 6 दिन पहले की जाती है। विवाह के दौरान हल्दी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। पड़ोसी व रिश्तेदार वधू के साथ मिलकर कुंती पूजा करते हैं व गीत गाते हैं। बारात में नागास्वरा, पुंगी तथा अन्य वाद्य यंत्रों का प्रचलन है। आजकल वधू सीधे पल्ले को छोड़कर शहरी तरीके से रंगीन साड़ी पहनती हैं व वर आमतौर पर सफेद रंग के वस्त्र पहनता है। वधू के सिर पर बसिंगा रखा जाता है व वधू के घर के आगे बनाए विशेष पंडाल में विवाह की रस्में अदा की जाती हैं। पिता अपनी पुत्री का हाथ पकड़कर कलश व वर की परिक्रमा करता है। उस दौरान वर के मुख के आगे पर्दा कर दिया जाता है। परिक्रमा पूरी होने पर वधू वर को वरमाला पहनाती है एवं वर वधू को वरमाला पहनाता है। अब जेनु कुरुबा आदिवासी जनजाति के लोग जंगम यानी विवाह करवाने वाले पुरोहित की सेवाएं भी लेने लगे हैं। इनका नृत्य भी अलग किस्म का होता है, जिसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। ये नृत्य त्योहारों, पूजा एवं विवाह समारोहों में ही किए जाते हैं। बच्चे व स्त्रियां बैठकर नृत्य करती हैं व मुख से स्वर भी निकालती हैं। इस जाति के वरिष्ठ नागरिक अपने पूर्वजों को एवं देवी देवताओं को आशीर्वाद देने विशेष तरीके से आमंत्रित करते हैं। आर्थिक स्थिति अनुसार भोजन वितरित किया जाता है।
जेनु कुरुबा आदिवासी जनजाति के उत्थान एवं शैक्षिक विकास के लिए राज्य में विभिन्न योजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से लागू किया गया है, जिनका लाभ इनके जीवन स्तर को सुधारने में विशेषता किया जा रहा है। जंगलों से निकालकर इन्हें सरकार ने घर आवंटित किए हैं। स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। इनके चौतरफा विकास के लिए राज्य सरकार के ट्राइबल वेलफेयर अधिकारी लगातार इनके संपर्क में रहते हैं। प्रत्येक परिवार को सदस्यों के अनुरूप 1 से 2.5 एकड़ तक खेती योग्य भूमि दी गई है। पशु भी दिए गए हैं। सिंचाई हेतु उपयुक्त जल की व्यवस्था नलकूपों यानी ट्यूबवेल्स द्वारा भी की गई है। स्वरोजगार के लिए इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रत्येक ट्रेनीज को 500 रुपए माहवार व 100 रुपए इनके परिवार वालों को दिए जाते हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स दूर दराज के गांवों में जाकर इनकी देखरेख करते हैं। पहली से 10वीं कक्षा तक इनके लिए मुफ्त कॉपी किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म्स, मुफ्त भोजन व रहने की व्यवस्था भी की गई है। पांचवीं से 10वीं कक्षा के लिए मुफ्त हॉस्टल की सुविधा भी जेनु कुरुबा आदिवासी जनजाति के विद्यार्थियों को मिल रही है। विद्यार्थी के परिवारजनों को 200 रुपए वार्षिक की अनुदान राशि भी दी जाती है। सहानुभूति की बजाय इन्हें जो आर्थिक सहायता मिल रही है, जिसके चलते जेनु कुरुबा आदिवासी जनजाति के उत्थान व चहुमुखी विकास की आशाएं जागृत हुई हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब जेनु कुरुबा आदिवासी जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा और नई पीढ़ी पढ़ लिख कर समाज की मुख्य धारा में काम आएगी।
इन सब सुविधाओं के मिलने पर जेनु कुरुबा आदिवासी जनजाति के लोगों के रहन सहन में काफी अंतर आया है। अब ये अपने बच्चों के भविष्य संवारने में प्रयत्नशील एवं जागरूक हैं। ये सेंट्रल आश्रम स्कूल है जो नल्लूरपाला गांव में हुणसूर तालुक में मैसूर डिस्ट्रिक्ट में और कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस आश्रम की स्थापना सन 1958 में हुई थी। आजकल इस आश्रम में 125 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें से 70 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते भी हैं और यहाँ रहते भी हैं। 48 विद्यार्थी तो केवल जेनु कुरुबा प्रजाति के यहाँ पर रहते हैं। जेनु कुरुबा आदिवासी जनजाति की श्रीमती जाजी जिला पंचायत मैसूर की माननीय सदस्य हैं। गरीब परिवार की जाजी 7 बहनों में तीसरी बहन है। मैं देवरकाडू के वनों में पैसारी में 1 जुलाई 1951 को पैदा हुई थी। मैं चन्नाबसवी स्कूल में 4 कक्षा तक पढ़ी। ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಳೇನವ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಜನಿಗಿನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಾಜಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾರ ನಿನ್ನ ಇಂತೆ ಮುಚ್ಚೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಮೊದಲನೇವಳು ಅಕ್ಕುಣು, ಎರಡನೇವಳು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ನಾನು ಜಾಜಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ನನಗೆ 7 ಜನ ಬರೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕವೇ. ಆಗಲ್ಲ ಕಾಳೇನವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದಲ್ಲ. ತಾವೇ ದುಡಿದು ತಿನ್ನೋಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಓದ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಹೌದೌದು. ಅಲ್ಲವ ನೀವ್ ಓದ್ತಿದೆಯಾ? ನಾವು ಆಗದ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ. ನೀವ್ ಓದ್ತಿದೆಯಾ? ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ಆ ಆ ಆ ಈ ಈ ಈ ಈ ಓ ಉ ಓ ಉ ಆ ಆ ಆ ಈ ಈ ಓ ರು ರು. मैं तब 7-8 वर्ष की थी जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माँ कूलीगिरी करके हम 7 बहनों को पालती थी। हमें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था, इसलिए मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मैंने आयुर्वेदिक हर्बल दवाओं के बारे में अपनी माँ और आसपास के लोगों से काफी कुछ सीखा। जाजी के पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बारह साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मेरे पति का नाम तिम्मया है। मुझे 2 बेटियां हुई। हमने सोचा दोनों बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और उन्हें सभ्य नागरिक बनाएंगे। यही सोचकर हमने परिवार नियोजन किया। पिरियापटना तालुकू के जेनु कुरुबा परिवारों को सरकार ने 200 गज जमीन प्रति परिवार आवंटित किया। हम वहां रहने लगे। तिम्मय के पिता के देहांत के बाद हम लोग 1979 में केड़वी गांव आ गए। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के शिशुपाल केंद्र में 8 साल पढ़ाया। जाजी ने महिलाओं और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
आदिवासियों के उत्थान के लिए मैं आदिवासी महिला संघ की 2 वर्ष तक सचिव व 2 वर्ष तक अध्यक्ष रही। फिर बुडकट्टू कर्नाटक मूल निवासी वेदिके नाम का कमेटी की सह संचालक रही। सभी की मदद से मैं जिला पंचायत की सदस्य चुन के आगे आ गई। अब इन्हें चेटनी गांव में सरकार ने पक्का घर दिया है, जहां बिजली पानी की सुविधा भी है। ये है जाजी के पति थिमैया, बड़ी बेटी पार्वती और छोटी बेटी बेबी। अब जाजी की बड़ी बेटी पार्वती यहाँ वृद्धों और युवाओं को पढ़ाती है। मैं भविष्य के बारे में ये सोचती हूँ कि देश को उन्नति के ओर ले जाएं, जंगल को बचाएं, काफी, इलायची, रबर ना उगाएं, थोड़ी ही जगह में अपना जीवन यापन करें।